friends, myself CA Rohit Fulwani. I will present before you today the key points of Finance Minister's Nirmala Sitharamanji's press conference on Mission Atmanirbhar Bharat held on 13th May 2020. India is in the 58th day of its nationwide lockdown imposed in the month of March by Prime Minister Narendra Modi ji to battle COVID-19 spread in India. PM Modi ji addressed the nation on COVID-19 crisis and the ongoing lockdown situation 5 days before the termination date of Lockdown 3.0. Addressing a press conference to unveil the plan that was outlined by the Prime Minister and Finance Minister, Nirmala Sitharaman ji said that the plan is to make India confident in its abilities and not isolate India from the world. She added that the integration to global value chain is a part of the plan led by the Prime Minister. She further added focus will be on ease of doing business in India. Focus is on ease of doing business, ease of compliance and regulation, the Finance Minister added. She further added that India will look to build brands and take them to the global level. So I hereby discuss with you the key points of what FM said in press conference held on 13th May 2020. So measures for MSME. तो मोस्ट ऑफ द फिनेंस मिनिस्टर्स अनाउंसमेंट वर फॉर एमएसएमई. तो पहले ये देखते हैं एमएसएमई के लिए क्या मेजर्स दिया. तो एमएसएमई की तो पहले डेफिनेशन रिवाइज कर दी गई. पहले क्या होता था, पहले एक क्राइटेरिया था इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट. मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के लिए अलग था और सर्विस एंटरप्राइजेस के लिए अलग था. मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के लिए क्या था, इफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट इज लेस देन 25 लाख तो वो माइक्रो. अगर 5 CR से कम है तो स्मॉल, 10 CR से कम है तो मीडियम. प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट का ही क्राइटेरिया हम देखते थे. सर्विसेज के लिए क्या था, सर्विस एंटरप्राइजेस के लिए क्या था, 10 लाख फॉर माइक्रो, 2 करोड़ फॉर स्मॉल, 5 करोड़ फॉर मीडियम. ठीक है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम तीनों के लिए अलग क्लासिफिकेशन था. मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों के लिए अलग. और एक ही क्राइटेरिया हम देखते थे, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट. अब डेफिनेशन रिवाइज कर दिया गया. अब क्या बोलते हैं, अब हमें क्या देखना है, अब इन्वेस्टमेंट भी देखना है हमें और एनुअल टर्नओवर भी देखना है. इन्वेस्टमेंट का क्या क्राइटेरिया है, 1 CR. माइक्रो के लिए क्या है, 1 CR और 5 CR. 1 CR के नीचे होना चाहिए और 5 CR के नीचे टर्नओवर होना चाहिए. तो ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो माइक्रो हो गया. सिमिलरली फॉर स्मॉल एंड मीडियम, स्मॉल के लिए क्या है, 10 CR के नीचे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट और टर्नओवर लेस देन 50 CR. मीडियम के लिए क्या है, 20 CR के नीचे इन्वेस्टमेंट और 100 CR के नीचे टर्नओवर. दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तो ही वो एमएसएमई के डेफिनेशन में आएगा. तो अब ये देखते हैं कि एमएसएमई को रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना पड़ता है. एमएसएमई को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है उद्योग आधार मेमोरेंडम पे. वहां पे उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है एमएसएमई का, दैट इज इशूड बाय गवर्नमेंट एंड इट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू अवेल द लोन बेनिफिट्स एंड स्कीम्स एप्लीकेबल फॉर एमएसएमई. ठीक है, तो दिस इज अ वेलकम स्टेप फॉर एमएसएमई. पहले उनको लगता था कि अरे हमारी ये इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की लिमिट एक्सीड हो जाएगी तो हमें एमएसएमई के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे. तो वैसा नहीं है, गवर्नमेंट उनके लिए एक वेलकम स्टेप लेके आई है, लिमिट्स बढ़ा दी गई है इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर. लेकिन अब दोनों क्राइटेरिया देखना है, इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर. पहले सिर्फ एक ही क्राइटेरिया देखना होता था, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट. अब और क्या लेके आई एमएसएमई के लिए स्कीम्स, कोलैटरल फ्री लोन्स फॉर एमएसएमईज अनाउंस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर. अब कोलैटरल फ्री लोन्स दी जाएगी एमएसएमईज को विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 4 years विद अ 12-month मोरेटोरियम ऑन प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट. अब वो तो ठीक है, कोलैटरल फ्री लोन मिलेगा, लेकिन कब तक अवेल कर सकती है ये फैसिलिटी एमएसएमईज. ये स्कीम कैन बी अवेल्ड टिल 31st October 2020 और 100% credit guarantee cover will be given to banks and NBFCs on principal and interest.
ठीक है। अब this would be applicable to those outstanding loans up to maximum of 25 crores and annual turnover of up to 100 crores। और इसमें जो गारंटी मिलेगी बैंक्स एनबीएफसी को, उसकी कोई गारंटी फी चार्ज नहीं की जाएगी गवर्नमेंट से। दूसरी स्कीम क्या लेके आए और वो किसके लिए लेके आए? चलो ये एमएसएमई जिसको लोन की जरूरत है, जिनको कैश फ्लो का प्रॉब्लम है, उसके लिए था। अब जो एमएसएमई स्ट्रेस्ड है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एग्जिस्टिंग एनपीए और सब स्टैंडर्ड बोरोवर्स। अब उनके लिए क्या है? वो स्कीम प्रोवाइड करेगी एक सबऑर्डिनेट डेब्ट टू स्ट्रेस्ड एमएसएमईज। इसमें क्या होता है? Promoters of MSME will be given debt by the banks, which will then be infused by the promoter as equity in the unit। ठीक है, तो ये स्ट्रेस्ड एमएसएमई के लिए भी एक स्टेप लेके आया गवर्नमेंट। अब वो एमएसएमई जिनका बिजनेस वायबल है, ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, जिनको ग्रो करने की जरूरत है, उनके लिए भी एक और स्टेप लेके आया गवर्नमेंट। उनको हैंड होल्डिंग की जरूरत है, तो उनके लिए क्या लेके आया गवर्नमेंट? उनके लिए एक फंड ऑफ फंड बनाया जाएगा और इक्विटी इन्फ्यूजन किया जाएगा वो फंड ऑफ फंड से। ये एक स्पेशली डिजाइन किया है एमएसएमई के लिए। इससे क्या होगा? एमएसएमई का साइज बढ़ेगा, एमएसएमई की कैपेसिटी बढ़ेगी, एंड दिस विल एनकरेज एमएसएमई टू गेट लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेलकम स्टेप फॉर एमएसएमई। इक्विटी से फंडिंग via funds of funds that is specially designed for MSME। अब global tenders की बात करते हैं। Often Indian MSMEs and other companies have faced unfair competition from foreign companies। Foreign companies और MSME से बहुत ज़्यादा competition होता था Indian MSMEs को। अब गवर्नमेंट इंडियन MSMEs को प्रमोट करेगी और उनको पार्टिसिपेट करने देगी टेंडर्स में। तो MNCs or foreign companies will not be able to participate for tenders up to ₹200 crore। This is a step towards self-reliant India and support Make in India। अब और क्या मेजर्स लिया MSME के लिए? अब MSMEs are currently facing problems of marketing and liquidity due to COVID-19। तो पहले कैसे होता था? वो अपने बिजनेस प्रमोट कर सकते थे इन ट्रेड फेयर्स और इवेंट्स, जिसमें उनको मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी मिलती थी। अब तो वो कोरोना वायरस या कोविड-19 की वजह से हो नहीं पाएगा। तो गवर्नमेंट उनके लिए ई मार्केट लिंकेज लेके आया है। उनके लिए ई मार्केट लिंकेज प्रमोट किया गया है। तो MSME कैन प्रमोट देयर बिजनेस ऑन ई मार्केट प्लेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज अ वेलकम स्टेप फॉर MSME। अब जो MSME गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करती है गवर्नमेंट में एंड हैव आउटस्टैंडिंग पेमेंट, तो उनकी पेमेंट्स रिलीज कर दी जाएगी इन 45 डेज। ठीक है, अब MSMEs को और एक चीज दी गई है, ऑनलाइन बिल डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज स्पेशली डेडिकेटेड फॉर MSME। दिस विल बी प्रमोशन फॉर ई ट्रेड्स फॉर MSME। EPF सपोर्ट क्या दिया गया बिजनेस को? अब EPF सपोर्ट पहले दिया गया था सैलरी मंथ्स मार्च, अप्रैल और मई 2020 के लिए। अब उसमें क्या था? पेमेंट ऑफ 12% ऑफ एम्प्लॉयर एंड 12% ऑफ एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशंस वर मेड इनटू EPF अकाउंट्स ऑफ एलिजिबल एस्टैब्लिशमेंट्स। अब ये जो स्कीम थी उसको 3 महीने से बढ़ा दी गई है, जून, जुलाई, अगस्त 2020 की सैलरी के लिए। ये कौन सा पैकेज था? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज था। अब जो ये पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में एलिजिबल नहीं है, उनके लिए एक रिडक्शन किया है। Statutory PF contribution of both employer and employee contribution will be reduced to 10% each from existing 12%। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में एलिजिबल नहीं थे, उनको यहाँ पे दिया गया फायदा, उनका 12 से 10% कर दिया गया। लेकिन PSUs will however contribute and continue to contribute 12% as employer contribution।
अब ईपीएफ की बात हो गई। अब देखते हैं कि लिक्विडिटी स्कीम एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए क्या किया गया है गवर्नमेंट ने, उनकी लिक्विडिटी के लिए क्या किया गया है। अब गवर्नमेंट ने एक स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लॉन्च की गई है फॉर एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। अंडर दिस स्कीम इन्वेस्टमेंट विल बी मेड इन डेट पेपर। पहले क्या होता था, इन एनबीएफसीज को, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, इनको मार्केट में से पैसा रेज करने में प्रॉब्लम होता था इन थ्रू डेट पेपर्स। तो अब इन्वेस्टमेंट विल बी मेड इन डेट पेपर्स फॉर एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, which will be fully guaranteed by the government. इससे क्या होगा, this will provide liquidity support to them and this will create confidence in the market. Okay. अब जो एनबीएफसीज है जिसकी क्रेडिट रेटिंग लो है, जो एनबीएफसीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, जिनकी क्रेडिट रेटिंग लो है, उनको फ्रेश लैंडिंग देनी है एमएसएमईज और इंडिविजुअल्स को, तो उनके लिए भी एक स्कीम लेके आया है, पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0। इसमें एफएम ने अनाउंस किया है लिक्विडिटी इन्फ्यूजन होगा और जो फर्स्ट 20% लॉस होगा दैट विल बी बोर्न बाय द गारंटर, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए क्या हुआ, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को कैश प्रॉब्लम था, उनको रेवेन्यू का प्रॉब्लम हुआ, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या मेजर लिया है। गवर्नमेंट ने बोला है कि लिक्विडिटी दी जाएगी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को अगेंस्ट रिसीवेबल्स, जो रिसीवेबल्स हैं उनके बैलेंस शीट में, उसके अगेंस्ट उनको लिक्विडिटी दी जाएगी। अब वो जो पैसा जो चुकाना है उनको पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन कंपनीज को, उसके द्वारा वो अपनी लायबिलिटी क्लियर कर सकते। और कॉन्ट्रैक्टर्स और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स अंडर रेरा, इनके लिए क्या किया है। जब कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए क्या किया है, जो ऑल सेंट्रल एजेंसीज हैं जैसे रेलवेज, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, तो वो ऑटोमेटिक एक्सटेंशन देगी 6 महीने की और उसका कोई कॉस्ट नहीं रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर को कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहेगी, तो अपना गुड, और ये एप्लीकेबल होगा किसको, गुड्स एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्टर्स, वर्क कवरिंग कंस्ट्रक्शन। और गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो पार्शियली रिलीज कर देगी बैंक गारंटीज को। अभी समझो कॉन्ट्रैक्टर्स का काम पार्शियली खत्म हुआ है तो पार्शियली बैंक गारंटीज रिलीज हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, इससे कैश फ्लो जनरेट होगा मार्केट में, कैश फ्लो की दिक्कत नहीं होगी उनको। अब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स अंडर रेरा, उनके लिए क्या किया है, उनके लिए भी जो प्रोजेक्ट्स है दैट फॉर एक्सपायरिंग ऑन और आफ्टर 25 मार्च 2020, तो उनको उनकी रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन डेट सब 6 महीने से बढ़ा दी गई है। ठीक है, ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए। अब डायरेक्ट टैक्स में क्या मेजर है, अब ड्यू डेट जो इनकम टैक्स फाइलिंग्स की थी फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 वो एक्सटेंड कर दी गई है 31 जुलाई 2020 से लेके नवंबर 30 2020 तक। जो ड्यू डेट टैक्स ऑडिट की है वो एक्सटेंड कर दी गई है, वो 30 सितंबर थी, अब 31 अक्टूबर कर दी गई है। विवाद से विश्वास स्कीम ये एक्सटेंड कर दी गई है 31 दिसंबर तक। जो असेसमेंट्स टाइम बार होने वाले थे 30 सितंबर 2020 को, वो एक्सटेंड कर दी गई है 31 दिसंबर 2020। जो असेसमेंट्स टाइम बार होने वाले थे 31 मार्च 2021 को, एक्सटेंड कर दी गई है 30 सितंबर 2021। जो भी पेंडिंग रिफंड्स है चैरिटेबल ट्रस्ट या नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस और प्रोफेशंस का, वो इमीडिएटली दिए जाएंगे, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला। टीडीएस टीसीएस रेट्स, उसका रिड्यूस कर दिया गया है रेट 25% से। नॉन सैलरीड टीडीएस वालों का रिडक्शन कर दिया गया। This reduction will be applicable for the remaining part of the financial year 2021, that is from 14th May 2020 to 31st March 2021। इसका रिडक्शन का मीनिंग ये नहीं है कि आपको आगे चल के कम टैक्स भरना पड़ेगा। आज रेट कम काट रहे, टीडीएस कम काट रहे, तो आपको हाथ में पैसा ज्यादा आएगा, लेकिन आपको टैक्स तो आपके स्लैब रेट से ही भरना है जो आप अगले साल भरोगे रिटर्न में, ये साल का जो आप अगले साल भरोगा। ठीक है, अब टीडीएस टीसीएस रेट्स की बात कर दी। समझो टीडीएस रेट 10% है तो उसका
रिडक्शन हो जाएगा 25%, तो वो 7.5% हो जाएगा। तो टीसीएस की भी रेट रिडक्शन कर दी गई है, 2% है तो 1.5% हो जाएगी, ऐसे 25% की रिडक्शन है टीडीएस टीसीएस रेट्स के लिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।